एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। तो CAG का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल इंडिया। तो सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, ये भारत का कौन सा होता है? तो ये संवैधानिक पद होता है। कैसा होता है? तो ये भारत का संवैधानिक पद होता है। कौन सा होता है? ये संवैधानिक प्राधिकरण यानी कि संवैधानिक पद होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इसे भारत के सर्वाधिक धन का संरक्षक कहा जाता है, यानी कि जो धन का संरक्षण करता है, यानी कि धन कहाँ पर खर्च किया गया है, वो कितना धन खर्च किया गया है, इन सब का जो रक्षण करता है, उसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों की आय व्यय का स्वतंत्र ऑडिट करता है तथा सरकार को वित्तीय जवाबदेही के लिए उत्तरदायी बनाता है। यानी कि ये चाहे वह केंद्र सरकार हो या वह राज्य सरकार हो, जो भी जितना खर्च करेगा उन सभी को उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्योंकि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यह धन का यानी कि संपूर्ण देश में धन का रक्षक होता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद और विषय। तो अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति, शपथ एवं सेवा शर्तें होती हैं, और अनुच्छेद 149 में होती है CAG के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में होता है केंद्र एवं राज्यों के खातों का प्रारूप। इसके अलावा 151 में होता है CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रस्तुत करना। तो अगला जो मुख्य बिंदु है वो है नियुक्ति। तो जो नियुक्ति की जाती है CAG की, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यानी कि CAG को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के मोहर एवं हस्ताक्षर के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। यानी कि या तो वह 6 वर्ष काम कर सकता है, अगर वह 65 वर्ष का हो गया है तो भी उसको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, यानी कि इसमें जैसे कि कोई व्यक्ति एक बार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गया है तो वह दोबारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बन सकता है। केवल वह एक ही बार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो हटाने की जो प्रक्रिया होती है केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। यानी कि जैसे कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए की जाती है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है। यानी कि जो संसद के दोनों सदन हैं, उन दोनों सदनों में इनका बहुमत आवश्यक है। यानी कि इनको हटाने के संबंध में पूर्ण बहुमत होना चाहिए, तभी इनको हटाया जा सकता है। आधार तो सिद्ध दुराचार, यदि वह मिसबिहेवियर करते हैं या क्षमता करते हैं इनकैपेसिटी, तो उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो वेतन जो दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है CAG को, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो भी वेतन दिया जाता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी कि जो भी सेवाएं दी जाती हैं वही दी जाती हैं उनकी नियुक्ति के बाद। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद नहीं ले सकता है। यानी कि जब उसका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी अन्य पद नहीं ले सकता है। यानी कि जब उसकी
रिटायरमेंट हो जाती है तो वह अन्य सरकार की किसी भी पद पर नहीं रह सकता है। सीएजी के प्रमुख कार्य, तो सीएजी के प्रमुख कार्य क्या होती हैं? केंद्र सरकार का ऑडिट करना और राज्य सरकारों का ऑडिट करना, इसके अलावा सरकारी विभागों का ऑडिट करना और सरकारी कंपनियों का ऑडिट, और स्वायत्त निकायों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का ऑडिट, और सार्वजनिक उपक्रमों का लेखा परीक्षण कार्य एवं राजस्व प्राप्तियों पर ऑडिट करना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम होता है। सीएजी किन निधियों का ऑडिट करता है? तो सीएजी जो करता है, जो भारत की संचित निधि से जो पैसा जाता है, यानी कि जो भारत की संचित निधि से पैसा जाता है, उनका हिसाब किताब रखता है और उन पर संरक्षण करता है। इसके अलावा जो राज्य की संचित निधि से पैसा जाता है उसका भी संरक्षण करता है और उसका भी ऑडिट करता है। इसके अलावा आकस्मिक निधि, तो जो आकस्मिक निधि से पैसा जाता है उसका भी करता है, और लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट से जो भी पैसा कटता है, जो भी जाता है, उसका भी विवरण रखता है और उसका भी संरक्षण सीएजी करता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है सीएजी की रिपोर्ट। तो सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वह केंद्र सरकार में राष्ट्रपति और संसद को दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार में सीएजी जो देता है, रिपोर्ट देता है, वह राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के पास रिपोर्ट देता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो लोक लेखा समिति पीएसी। तो पीएसी सीएजी की रिपोर्टों की जांच करता है, यानी कि पीएसी जो होता है लोक लेखा समिति, और सीएजी की जो रिपोर्ट दी जाती है, जो उनके द्वारा काम किया जाता है और जो भी रिपोर्ट दी जाती है उनकी जांच कौन करता है? तो उनकी जांच करता है पीएसी। तो पीएसी को क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। सरकार से स्पष्टीकरण मांगती है, यानी कि जो रिपोर्ट दी जाती है उसके मामले में वह स्पष्टीकरण मांगती है, और वित्तीय अनियमितताओं पर संसद को रिपोर्ट देती है, यानी कि अगर कोई उसमें अनियमितता है या उसमें कोई कमी है या उसमें कोई छेड़खानी है या उसमें कोई हिसाब किताब में गड़बड़ है, तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वह संसद को देती है, यानी कि पार्लियामेंट को वह रिपोर्ट देती है। इसके अलावा सीएजी के ऑडिट के प्रकार, तो ऑडिट के प्रकार कितने होते हैं? वित्तीय ऑडिट होता है, अनुपालन ऑडिट होता है, प्रदर्शन ऑडिट होता है और प्राप्ति ऑडिट होता है। 4 प्रकार के ऑडिट होते हैं। सीएजी क्या नहीं कर सकता है? तो सीएजी जो होता है सरकारी नीति नहीं बना सकता है, यानी कि सीएजी जो होता है सरकारी नीति नहीं बना सकता है। भ्रष्टाचार पर दंड देना यह भी नहीं कर सकता, न्यायिक निर्णय भी नहीं कर सकता है। सरकारी खर्च को पहले से रोकना, भारत में मुख्यतः व्यय के बाद ऑडिट होता है, यानी कि जो सरकारी खर्च होता है उसको भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जो धन मुख्यतः खर्च हो जाता है या व्यय हो जाता है उसके बाद ही ऑडिट किया जाता है, यानी कि उसका हिसाब किताब लिया जाता है। और इसका महत्व क्या है? तो सरकारी धन की सुरक्षा होती है, इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना, कि यानी कितना धन कहाँ पर खर्च किया गया है उसका पूरा जानकारी होती है, किसके पास? सीएजी के पास होती है। संसद एवं विधानमंडलों की वित्तीय निगरानी में सहायता, यानी कि संसद एवं विधानमंडलों की जो वित्तीय निगरानी में सहायता होती है वह भी सीएजी करता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, कौन बनाता है? तो सीएजी बनाता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? एग्जाम पॉइंट, तो भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक। तो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में इसका प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, यानी कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार सीएजी को हटाया जाता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। वेतन दिया जाता है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और रिपोर्ट जो उपलब्ध कराता है वह राज्यपाल और राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है, यानी कि केंद्र सरकार में रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति और संसद को देता है, और राज्य सरकार में जो देता है रिपोर्ट और राज्यपाल और
राज्य विधानमंडल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? कौन? सीएजी। पीएसी इसकी रिपोर्टों की जांच करती है। जो पीएसी समिति होती है यानी कि लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमीशन, लोक लेखा समिति होती है, वो इनकी रिपोर्टों की जांच करती है। वन लाइनर रिवीजन, तो एक लाइन में वन लाइनर रिवीजन देख लेते हैं। तो सीएजी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक होता है और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। को हटाना यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसको हटाने की प्रक्रिया होती है। और वेतन जो दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा जांच जो होती है वह यानी कि इनकी रिपोर्टों की जो वह जानकारी देते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उनकी जो जांच करते हैं वह करती है पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके अलावा सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है सीएजी के द्वारा और सरकारी खर्च का स्वतंत्र ऑडिट करता है सीएजी। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सीएजी को ऐसा बताया था कि यह संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक है। सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सीएजी का जो उल्लेख मिलता है वह है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो सीएजी का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सीएजी को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो सीएजी को जो हटाने की प्रक्रिया होती है यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सीएजी का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो सीएजी का वेतन जो दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? यानी कि जिसमें सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां दी जाती हैं वह अनुच्छेद कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 149 में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में, यानी कि सीएजी के जो कर्तव्य और शक्तियां होती हैं उनको अनुच्छेद 149 में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो सीएजी जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ये किसको करता है? तो ये राष्ट्रपति को करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि राज्यों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट सौंपी जाती है वह राज्यपाल को दी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि लोक लेखा समिति पीएसी किसकी रिपोर्टों की जांच करता है? तो जो लोक लेखा समिति होती है पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो वह करती है सीएजी की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सीएजी को किस नाम से जाना जाता है? तो सीएजी को किस नाम से जाना जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि सीएजी के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? तो सीएजी के कार्यों का निर्धारण करता है राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि सीएजी किन खातों का ऑडिट करता है? तो सीएजी जो
करता है वह केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का ऑडिट करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि भारत में सीएजी मुख्य रूप से किस प्रकार का नियंत्रण करता है। तो सीएजी जो करता है वह किस प्रकार का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 13, तो वह करता है पश्चात लेखा परीक्षण, यानी कि जो धन खर्च किया जाता है उसका परीक्षण करता है उसके बाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सीएजी का कार्य नहीं है। तो सीएजी का कार्य होता है वह सरकारी नीति बनाना नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद खातों के प्रारूपों से संबंधित है। तो खातों के जो प्रारूपों से संबंधित होता है वह अनुच्छेद 150 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि सीएजी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कौन सा प्रावधान किया गया। तो सीएजी की स्वतंत्रता तय करने के लिए कौन सा प्रावधान तय किया गया, वह सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि सीएजी का पद किस प्रकार का है। तो जो सीएजी का पद होता है यह संवैधानिक पद होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि सीएजी का वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। तो सीएजी का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सीएजी को क्या कहा। तो सीएजी को उन्होंने कहा है संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि सीएजी की रिपोर्ट संसद में किस समिति द्वारा जांची जाती है। तो सीएजी की जो रिपोर्ट जांची जाती है लोक लेखा समिति, यानी कि लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है। तो इसको PAC कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 26 जिसका नाम है सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके सभी कंप्लीट नोट्स और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।